तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए यहाँ पर आपके सामने लेकर आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम रसायन विज्ञान की कॉपी आपको कैसे लिखना है, सारे तरीके अच्छी तरीके से हम आपको बताएं कॉपी कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे अच्छा नंबर पा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 95% लाएँ, हम टॉप कर जाएं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखें। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा की जो कॉपी होती है ना, उस पर हम आपको लिख कर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस पर समझेंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा में कॉपी में कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। रसायन विज्ञान 2022 की बात करेंगे, सेट नंबर 347 GJ, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। और आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए रहते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिए हैं, जो बच्चे नए हैं वो जान लीजिए, और जो पुराने हैं वो चैनल तुरंत शेयर करते रहें तब तक, ठीक है ना, और लाइक करते रहें, ठीक है ना। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि ये परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है ना। ये आपको करना है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। यह आपको करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मेरे सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको भरना है केंद्र का नाम तक, उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है। जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो सारी चीज़ों को भरेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही डालना है, प्रश्न संख्या नंबर 1 डाल देना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 1 डाल देना है, ठीक। आपको उसमें क्या नहीं लिखना है, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है। कि आपको लिखना है प्रश्न संख्या नंबर 1 के क, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 का क आपको ऐसे डालना है, ठीक है ना। और यहाँ लिखना है NaCl तथा कॉपर के क्रिस्टल घनीय एवं CDS का आद्य क्रिस्टल खटकोणीय होता है। कैसे होता है, यानी खटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। उदाहरण कौन होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो NaCl तथा कॉपर के क्रिस्टल घनीय एवं CDS का आद्य क्रिस्टल खटकोणीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, ऐसा कौन सा जो अणुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, जबकि श्यानता तथा पृष्ठ तनाव किसी एक तरल पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण है। निम्नलिखित में से कौन शून्य कोट की अभिक्रिया है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया एक शून्य कोट की अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया, H2 + Cl2 HB2HCl, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है आपकी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे RCOCH3 इस प्रकार के सभी कार्बनिक यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। कार्बिलअमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो कार्बिलअमीन अभिक्रिया में प्राथमिक अमीनों के परीक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार का दुर्गंध युक्त कार्बनिक यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है ना। ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में क्या करा, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। पहला आपके लिए होता है स्टाइकियोमेट्री दोष। कौन सा होता है, स्टाइकियोमेट्री दोष। उदाहरण तौर पर देखेंगे, उदाहरण के लिए ZNS, AgCl, AgBr और AgCl में फ्रेंकेल दोष तथा NaCl, KCl, CHCl और AgBr शॉर्टकी दोष है। अशुद्धता दोष की बात करें, उदाहरण के लिए यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त
गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। यह एक अशुद्धता दोष है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष की बात करेंगे। यह दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला धातु आधिक्य दोष, जिंक ऑक्साइड जेनेनो क्रिस्टल में। धातु न्यूनता दोष, आयरन ऑक्साइड जब ईओ क्रिस्टल में। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। ठीक है ना, परासरण क्या होता है? विलायक के अणु का कम सांद्रता वाले विलयन से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। उदाहरण तौर पर देखेंगे सोडियम क्लोराइड विलयन में कोशिका का संकुचन। किसका? कोशिका का संकुचन। विसरण की बात करेंगे तो यह क्रियाविधि जिनमें विलेय के अणु या कण विलयन में जाकर जिसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है। उदाहरण तौर पर पोटेशियम परमैंगनेट का जल में मिश्रण। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट एवं क्या करा? विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर आपको बताना है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकत्व तो कहलाता है। ठीक, किसी विलयन के प्रति एकांक सांद्रता में उपस्थित उस विलयन की विशिष्ट चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। इसे के या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं अर्थात विशिष्ट चालकता। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं अर्थात मोलर चालकता। एम बराबर K/C यानी K बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विद्युत अपघट्य की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का घोल 1 मोल मिला घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। इसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल है। ठीक है ना, चलिए। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, द्रव स्नेही कोलाइड की बात करेंगे। वे कोलाइड जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर अतिशीघ्र कोलाइड विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहे जाते हैं। उदाहरण तौर पर जिलेटिन, स्टार्च, गोंद इत्यादि। द्रव विरोधी कोलाइड की बात करेंगे। वे कोलाइड जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड इत्यादि। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है W बराबर 58.1 ग्राम NaCl तथा MnACl 58.5 मोलों की संख्या W/M बराबर 58.1/58.5 बराबर 0.993। ठीक है ना, तो NaCl की एक FeCC सेल संरचना में NaCl के 4 अणु होते हैं अर्थात 4 इकाई जालक मिलकर एक एकल सेल बनाते हैं। तब इकाई सेलों की संख्या 0.993 × 10⁻⁶.023 × 10⁻23 × 1/4 यानी कि 1.494 × 10⁻23 इकाई सेल। ठीक है ना, अगला देखेंगे। निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है ना, तो NiCO का होल 4 उप संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ठीक है ना, K2SnOH का होल 4 उप संयोजन यौगिक का IUPAC नाम पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सीडोजिंकेट। ठीक है ना, चलिए। मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? पेशियों का निर्माण, शरीर में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार। ठीक है ना, यह आपके लिए हो जाएगा। एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण, रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की pH पर नियंत्रण, एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा, आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण। ठीक है ना, प्रोटीन का विकृतीकरण की बात करेंगे। जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाता है। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं जैसे ताप में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन करते हैं जैसे pH में परिवर्तन आदि किया जाता है तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण गोलिका खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान द्वितीय तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं
परंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे की सफ़ेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण दही का जमना है, जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने का कारण होता है। ठीक है ना। गैर धातु क्या है, इनके गुण लिखिए। तो ऐसे धातु जो ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा धातुओं के समान चमकदार, तन्य व आघातवर्धनी वही होता गैर धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थात गैर धातु क्या होते हैं? अधातु मुलायम तथा क्षणभंगुर प्रकृति के होते हैं, जिसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आदि गैर धातु हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। ज्ञात है Fe ठोस, Fe2 प्लस 0.001 मोल, H+1 मोल प्रति H2 गैस बार Pt सॉलिड है। एनोड पर FeS, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, कैथोड पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस H2 गैस अपचयन, संपूर्ण अभिक्रिया FeS प्लस 2H प्लस Fe प्लस प्लस H2 गैस। ठीक है ना। ये आपका नष्ट समीकरण, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ये आपके लिए हो जाएगा। इसको आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन हमने आपको बहुत बार बता रखा है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया हुआ है, तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा इसको। ठीक है ना। कुल्हाड़ी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। कुल्हाड़ी कणों का प्रभाव आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है, अतः जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब ये ऊर्जा अवशोषित कर स्वयं दीप्त हो जाती है। इस प्रकार नीले रंग का शंकु दिखता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक। वैद्युत कण संचलन की बात करेंगे। जब कोई कुल्हाड़ी विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो उसके कण गति करने लगते हैं। कुछ विलयनों में ये कुल्हाड़ी कण कैथोड पर तथा कुछ में एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। कुल्हाड़ी कणों की वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार गति करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए अमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक। अमीन क्या होता है? अमोनिया के 1, 2 अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल और अथवा एरिल समूहों द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्नों को अमीन कहते हैं। उदाहरण तौर पर CH3NH2, C6H5NH2, CH3NHCH3, CH3 का होल थ्राइस और CN। ठीक है ना। दोनों अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अमीनों का वर्गीकरण की बात करेंगे। अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अमीनों का वर्गीकरण प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री तथा तृतीयक 3 डिग्री से किया जाता है। ठीक है ना। तो प्राथमिक अमीन की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु अथवा AR में प्रतिस्थापित हो तो हमें प्राथमिक 1 डिग्री अमीन RNH2 अथवा ARNH2 प्राप्त होती है, जैसे CH3, CH2NH2, C6H5NH2। ठीक है ना। द्वितीय यानी 2 डिग्री अमीन की बात करेंगे। यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा RNH2 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य एल्किल एरिल समूह से होता है तब द्वितीयक अमीन प्राप्त होती है, जैसे CH3NH2H5। ठीक है। तृतीयक अमीन 3 डिग्री अमीन की बात करेंगे। यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन अन्य एल्किल तथा एरिल समूह से होता है तो तृतीयक अमीन प्राप्त होती है, जैसे CH3N, CH3 और CH3। ठीक है ना। फेलिंग विलयन क्या है? ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा? समीकरण भी दीजिए। फेलिंग विलयन की बात करेंगे। वास्तव में फेलिंग विलयन 2 विलयनों यानी विलयन A तथा विलयन B का मिश्रण है। फेलिंग विलयन A CuSO4 का जलीय विलयन होता है, जबकि फेलिंग विलयन B रोसेल लवण सोडियम या पोटेशियम टार्टरेज प्लस NaOH का होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं, जबकि कीटोन में ये नहीं देते। RCHO+2 Cu+2 50 हाइड्रोजन RCOO- Cu2O प्लस 3H2O। ठीक है ना। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्यूप्रस और ऑक्साइड लाल अवक्षेप आपको देते हैं। नोट में आपको ये लिख लेना है सबसे। ठीक है ना। चलिए इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विलेय के मोल प्रभाव एवं वाष्प दाब के अवनमन में संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है।
बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार 60 है। मोल प्रभास की बात करेंगे, किसी भी बिलियन में उपस्थित एक घटक के कुल मोलों की संख्या उसमें उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही उस घटक का मोल प्रभास या मोल अंश कहलाता है। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी बिलियन में 2 घटक ए व बी उपस्थित हैं जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na Nb हो, तो घटक ए का मोल प्रभास यक्स ए बराबर Na प्लस Nb। ठीक है ना। विलेय के मोल प्रभास एवं वाष्प दाब के अनुमान में संबंध। विलायक के प्रारंभिक वाष्प दाब P0 के सापेक्ष विलयन में विलायक के वाष्प दाब में कमी P0 माइनस P बराबर डेल्टा P वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मूल अंश के बराबर होता है जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है ना। डेल्टा P अपान P0 बराबर P0 माइनस P अपान P0 बराबर N2 अपान N1 प्लस N2, जहाँ N2 अपान N1 प्लस N2 बराबर विलेय का मोल प्रभाग मूल अंश है। ठीक है ना। चलिए प्रश्नानुसार बात करेंगे। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। यूरिया का अनुभार 7 तथा जल का अनुभार 18। 100 ग्राम बिलियन में जल की मात्रा 94 ग्राम तथा यूरिया की मात्रा 6 ग्राम। ठीक है ना। जल का मोल प्रभास जल का मोल बटे जल में मोल प्लस यूरिया के मोल 94 अपान 18 अपान 6 अपान 60 प्लस 94 अपान 18 यानी 5.22 अपान 0.10 प्लस 5.22। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभास 1 माइनस 0.982 बराबर 0.01 मोलल। ठीक है ना। अभिक्रिया की अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि बताती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। यह अभिक्रिया के पद में उपस्थित भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। यह अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। यह अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। H2 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश 2Hcl अभिक्रिया की कोटि शून्य है। प्रश्न सारे आपका सूत्र क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। ठीक, ये आपको समझाना है कारण देते हुए। ठीक है ना। तो पदार्थों में अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। संक्रमणों धातु आयनों में प्रतिचुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व दोनों होते हैं, अर्थात इनमें 2 विपरीत परिणामी चुंबकीय आघूर्ण माना जाता है। चूँकि D⁻0 Sc⁻3 T1⁴ प्लस या D10 Cu प्लस Zn+2 विन्यासों को छोड़कर संक्रमण धातुओं के सभी सरल आयनों में इनके n-1 व उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा संक्रमण धातु में तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण धातुओं की बात करेंगे। संक्रमण धातु में तथा उनकी अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है। वेनेडियम बी ऑक्साइड संस्पर्श प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित आयरन हाबर प्रक्रम में और निकेल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन में संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण में कुछ उदाहरण हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। लिगेंड क्या होते हैं, इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना। इसको आपको पूरा कर लेना है। ठीक, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरेचन की विधि लिखिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ओस्टवाल प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण क्या होता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम अमोनिया गैस वायु में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, तत्पश्चात फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। यह जल में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपकी अभिक्रियाएँ हैं कुछ, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है ना। और इसको भी आपको क्या करना है, चित्र को देख लेना और स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है अच्छी तरीके से और इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, इसके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, एल्कोहलों के विरेचन की कोई 2 विधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और इसको भी आपको पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना, चलिए इसको भी आपको अच्छी तरीके से पूरा कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी आपको कर लेना, उसी क्वेश्चन का है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक, और इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छी तरीके से और इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको कर लेना है और इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है ना, इसको आपको कर लेना है और इसको भी आपको कर लेना है और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।